हाय गाइस, द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बहुत दिन बाद मतलब लगभग 2-3 दिन के गैप से ये पढ़ रहा है वीडियो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखो, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा है। मतलब हमारे संविधान जब बना था उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद में से हम स्टार्टिंग हो रही है। अब एक एक अनुच्छेद को हम समझेंगे। तो संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? शुरुआत के 4 हैं। तो संविधान के पार्ट 1 में है ये। ठीक है, संविधान के पार्ट 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ से मतलब भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के मतलब राज्यों का संघ होगा। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अक्सर ये जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है, पॉलिटी का, पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसमें भारत को इंडिया भी कहा गया है या इंडिया को भारत भी कहा गया। तो अनुच्छेद 1 है। साथ ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 1। यानी अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया भी कहा गया है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोगों ने जैसे भी पॉलिटिकल इश्यू बनाया था कि भारत है, भारत को इंडिया क्यों कहते हैं? इंडिया तो अंग्रेज़ों वाला लोगों के लिए, इंग्लिश मानसिकता वालों के लिए, भारत हिंदी मानसिकता वालों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान को जो भारतीय स्कॉलर्स थे उन्होंने बनाया है और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया ये दोनों नामों का संदर्भ दिया है। इंडिया यानी भारत, ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। मतलब भारत के बारे में जो ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इस राज्यों के संघ का मतलब क्या है? एक तो ये है कि भारत राज्यों का संघ होगा, एक देश का नाम है राज्यों का संघ। दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार है। जैसे यहाँ पे यूनियन व्यवस्था है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों के साथ साथ मिल के काम करेंगे। हालांकि हमारा भारतीय संविधान ने भारत देश की जो प्रकृति है वो राज्यों का संघ बताया है। साथ ही केंद्र की ओर झुका हुआ, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट पर पावर ज़्यादा है एज कंपेरिजन यूनियन गवर्नमेंट की। लेकिन कुछ विशेष मामलों में स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कहीं ज़्यादा है। ये भी बात है। दैट इज राज्यों के संघ से हमें 2 अभिप्राय लेने चाहिए, एक तो एक देश का नाम, दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। नेक्स्ट, संविधान में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को ही रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इससे संविधान सभा ने दोनों को ही स्वीकार किया। दैट इज भारत का नाम भारत तो है ही, साथ ही इंडिया भी है। ऐसा जिक्र किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 1 में। और भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों के संघ के 2 मायने हैं। पहला ये कि राज्यों का संघ जो बताया जा रहा है वो भारत को बताया जा रहा है, दैट इज भारत देश के बारे में, भारत की जो प्रकृति है उसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा मीनिंग यह है कि राज्यों का संघ से मतलब भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकार बताई जा रही है, राज्य पद्धति की प्रकार बताई जा रही है, टाइप बताई जा रही है। ठीक है, दूसरे देश को संघ बताएगा। जब यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उचित उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। अच्छा, संघीय राज्य की जगह मतलब भारत को संघीय राज्य भी बना सकते थे, लेकिन संघीय राज्य की जगह इसे राज्यों का संघ ही क्यों कहा गया है? डॉक्टर अम्बेडकर इस बात में, इस संदर्भ में अपने 2 कारण बता रहे हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। भारत जो राज्यों का संघ है वो राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिकी संघ में है। अमेरिकी संघ में 2 राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जैसा कि अमेरिकी संघ में ये बताया गया है कि जो अमेरिका भी एक यूनियन है, लेकिन वो कौन सा राज्यों का संघ नहीं है, बल्कि वो क्या, संघीय राज्य है। दैट इज अमेरिका के जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्सों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, तब जाके अमेरिका अस्तित्व में आया है। दूसरी बात यह है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। मतलब भारत में जो राज्यों का संघ है वो संघीय राज्य के तौर पे भी नहीं लिया जाता, बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है। जैसे भारत में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यों का जो संघ का मतलब राज्यों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है भारत में। ये है, यह संघ है, यह व्यक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है।
मतलब भारत में जो राज्य अलग अलग बनाए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए बनाए गए हैं। ये है, भारत जो है कई सारी स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। ये वाली बात बताई डॉक्टर मोदी ने। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भारतीय क्षेत्र को किन श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट है राज्यों के क्षेत्र, दैट इज स्टेट जोन। दूसरा है संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी। एक तो है स्टेट टेरिटरी ST, एक है यूनियन टेरिटरी UT, और थर्ड है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब तीनों संभावनाएं ली हैं अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ शासित जो क्षेत्र है वो यूनियन टेरिटरी। एक है स्टेट टेरिटरी, मतलब स्टेट की जो टेरिटरी है दैट इज जो स्टेट्स है वो। और तीसरा वो कि वो क्षेत्र जिन्हें किसी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मान के चलो वार वगैरह होती है, उस वार में भारत किसी क्षेत्र को जीत लेता है तो भारत को फिर उसे अपने क्षेत्र में शामिल करना होगा ना, तो वो तीसरा क्षेत्र होगा। ये तीसरा क्षेत्र भी हम अनुच्छेद 1 के अनुसार ही उसकी व्यवस्था करेंगे सारी। ये भी है, और देखो कितनी दूरदर्शी है संविधान के निर्माता, कितने दूरदर्शी हैं। तीसरी संभावना को भी ये लेके चलेंगे, अनुच्छेद 1 में रखेंगे हम। राज्यों में संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया। मतलब जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस समय 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। मतलब हालांकि 29 राज्य अब तो खैर नहीं है, अब तो हमारे यहाँ कितने हैं 36 स्टेट हैं, 36 राज्य हैं। अब हमारे 29 राज्य नहीं है ना, 9 7 16 36। हाँ ठीक है। अभी मतलब देखो राज्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह को अलग स्टेट न बना के उसे यूनियन टेरिटरी के तौर पे देख लिया था, ठीक है। तो अब की स्थिति कुछ अलग है। वैसे टोटल जो है राज्य और यूनियन टेरिटरी सब मिला के देखेंगे वो 36 ही है, 1-2 कभी ज़्यादा आगे पीछे होते रहते हैं। तो जिस समय ये बुक लिखी गई है उस समय के अनुसार बता रहे हैं कि इस समय 29 स्टेट है, 7 केंद्र शासित क्षेत्र है। राज्यों के संदर्भ में संविधान के बंद की व्यवस्था सभी राज्यों पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू है, लेकिन अब व्यवस्था अलग कर दी है जो मोदी गवर्नमेंट है उसने। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, इनमें कुछ राज्य हैं जिनके लिए विशेष उपबंध है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। इसके अंतर 5वीं 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पे ST वगैरह ज़्यादा रह रही होती हैं तो उन्हें कंजर्व रखा जाता है। दूसरे लोगों को वहाँ जाने से पहले कुछ परमिशन वगैरह लेनी होती है, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से वो जारी होता है पास, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए। भारत के क्षेत्र मतलब भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए, मतलब भारत का संघ, ये तो भारत का संघ है, यूनियन राज्यों का संघ, ठीक है। भारत क्या एक राज्यों का संघ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बृहद अर्थ लिया हुआ भारत के क्षेत्र, क्योंकि इसमें वैसे क्षेत्र भी हैं जो अभी भारत में शामिल नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं। इस संदर्भ में देखो भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, क्योंकि पहले में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र भी शामिल है। हाँ, शायद वे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब यह है कि भारत का जो संघ है, भारत के राज्यों का संघ है, एक है भारत के क्षेत्र। तो भारत का क्षेत्र जो व्यापक अर्थ लिए हुए है, क्योंकि भविष्य में कोई भी क्षेत्र भारत में शामिल किया जा सकता है, तो वो व्यापक अर्थ है संघ। कुल मिला के संघ राज्यों का संघ, और मतलब जो है इसमें जो हमारा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में बताए गए, ठीक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम के बारे में बताया, और भारत की जो राज्य पद्धति किस टाइप की है, राज्यों का संघीय राज्य है, ये बताया गया। एक संप्रभु होने के नाते संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं, केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। देखो इसमें लिखा है वे जिन्हें सरकार भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। हाँ, फिर संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं, केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं, मतलब अधिकार के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। भारत क्या संघीय राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखना। क्योंकि संघीय राज्य का मतलब होता है राज्यों के बीच एग्रीमेंट हो के कोई एक नेशन क्रिएट हो, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के साथ ऐसा नहीं है कि वो सारी स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ तब भारत क्रिएट हुआ, डेवलप हुआ, ऐसा नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। अब ये बताना, संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य केंद्र के साथ शक्तियों अधिकारों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं।
दूसरी तरफ संघ शासित राज्य एवं केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। मतलब संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। मतलब जो भारत के जो प्रदेश हैं उसमें जो शासन चलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का चलेगा, जबकि हमारा जो यूटीज़ हैं उनमें सिर्फ किसका चलेगा, केंद्र सरकार का चलेगा। साथ ही साथ जो भविष्य में जो आ सकते हैं क्षेत्र उसमें चलेगा। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भी कर सकता है, ये भी बात है, सही है। मतलब भारत जो है किसी भी समय जैसे कोई युद्ध वगैरह होता है तो उसमें जीतता है ना भारत, तो दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहण भी कर सकता है, ये वाली बात है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज या व्यवसाय के अनुसार भी ले सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे दादर नगर हवेली है, गोवा है, दमन दीव है, पुडुचेरी है, सिक्किम है। तो गोवा की बात कहते हैं ना विदेशी क्षेत्र, गोवा तो भारत का ही क्षेत्र था जिसे पुर्तगालियों ने कब्जा लिया था, तो ऐसा नहीं कह सकते विदेशी क्षेत्र, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया है, इस संदर्भ में ये कह रहे हैं। दमन दीव है, पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली है, इन सिक्किम है, सिक्किम एक अलग क्षेत्र था उसे भारत में शामिल किया, ये सारी चीज़ें। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद में आगे चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 2 में संसद को ये शक्ति दी गई थी, ठीक है। तो संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में सिर्फ भारत के बारे में बताया गया, भारत का नाम क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति राज्यों का संघ है, ठीक है, ये बताया है हमने। और भारत के 2 नाम बताए हैं, भारत और इंडिया, बस। अब अनुच्छेद 2 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, थोड़ा जल्दी करें समझते हुए, लंबा भी ना हो। अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। अच्छा, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है, नए राज्य को भारत में शामिल करना, दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। अच्छा, मतलब ये अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय जो संसद है वो भारत में नए प्रदेशों का, मतलब भारत का जो क्षेत्र है, मौजूदा क्षेत्र, उसमें से नए राज्यों का गठन कर सकती है। साथ ही वे क्षेत्र जो भारत में अभी नहीं है, बल्कि कोई अन्य क्षेत्र जो भारत में अभी नहीं है, किसी अन्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, वो अनुच्छेद 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में किसी नए राज्य का गठन भारतीय क्षेत्र से ही करना, ये शामिल है अनुच्छेद 2 में, ये संसद कर सकती है। साथ ही वे क्षेत्र जो कि अभी भारत में नहीं है उन्हें भी भारत में शामिल कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत, ये बात है। नए राज्यों का गठन, मतलब नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से ही मौजूद हैं, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है की गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन से संबंधित है, जबकि दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, ये है। अच्छा, अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। अच्छा, ये है। अनुच्छेद 2 में संसद को पावर दी गई कि संसद विधि द्वारा ऐसे नियम बना सकती है जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह संघ में नए राज्यों के प्रवेश मौजूदा राज्यों से नहीं, नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी, उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति 2 है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, दूसरे नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति जो है, मतलब नए राज्यों को गठन में शामिल करने की शक्ति, उन राज्यों के गठन को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है, ये है। मतलब फिर उसका मीनिंग भी बता दिया कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है कि प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करते हैं, ये है। मतलब कुल मिला के कहने का यह है कि अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है कौन, भारतीय संसद। सिंपल शब्दों में समझो। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है कि भारतीय जो संसद है वो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, मतलब पुनर्सीमांकन कर सकती है। ये सिंपल सी शब्दों में समझो, इसमें ज़्यादा
मत भूनो इसमें, सिंपल शब्दों में ये समझोगे। अनुच्छेद 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल भारतीय संसद द्वारा किया जा सकता है, अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी मौजूदा भारतीय राज्य का पुनर्सीमांकन किया जा सकता है, मतलब भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्सीमांकन करना, पुनर्गठन करना, ये किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। सिंपल है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या करेंगे कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अभी अभी हमने पढ़ा है कि भारतीय जो संसद है वो भारतीय राज्य, जो मौजूदा भारतीय राज्य हैं, उनका पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन कर सकती है। ठीक है। और अनुच्छेद 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है भारतीय संसद। ये भारतीय संसद को हक है, किसी भी राज्य के, किसी भी भारतीय राज्य की विधायिका को नहीं है, सिर्फ भारतीय संसद को ही हक है कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत, और किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है भारतीय संसद अनुच्छेद 2 के तहत। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन, मतलब भारतीय राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। देखो क्या क्या है इसमें। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कुल मिला के ये है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, उसमें जो मौजूद जो भारतीय राज्य हैं, उन मौजूद भारतीय राज्यों में उन मौजूद राज्य जो मौजूद हमारे भारतीय राज्य हैं, उनका पुनर्गठन किया जा सकता है, पुनर्सीमांकन किया जा सकता है। उसी बात को घुमा फिरा के यहाँ कहा गया कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग कर किया जा सकता है, या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरी बात, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। जब हम उन्हें मर्ज कर रहे हैं या किसी से काट के दूसरे राज्य को कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा भी। तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। ये है। तो कुल मिला के ये है कि मौजूदा भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, पुनर्सीमांकन किया जा सकता है, पुनः उनका जो है नामकरण किया जा सकता है। किसी कोई नामकरण भी बदलना है किसी राज्य का, जैसे भी उत्तराखंड राज्य बना, तो उत्तराखंड राज्य का पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के तहत हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, नए राज्य मौजूदा भारतीय राज्यों में से बना, यूपी से बना, तो उत्तराखंड बना। लेकिन उत्तराखंड बनने से पहले उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल था। फिर उत्तरांचल से नाम बदल के फिर उत्तराखंड किया। तो किसके तहत हुआ? ये मतलब किसी भारतीय राज्य का नाम में परिवर्तन या इसकी सीमा में परिवर्तन किया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत ही भारतीय संसद ही कर सकती है। ऐसा पावर है भारतीय संसद अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, वही चीज़ फिर यहाँ पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर और लंबा हो जाएगा। अब हम अनुच्छेद 4 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 में इंडिया भारत की बात है। अनुच्छेद 2 में किसी विदेशी राज्य को भारत में संसद शामिल कर सकती है, ये बात है। अनुच्छेद 3 में मौजूदा किसी भारतीय राज्य की सीमा में परिवर्तन या फिर उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है भारतीय संसद, ये बात है अनुच्छेद 3 में। अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। देखो अनुच्छेद 4 में क्या है। देखो अनुच्छेद 4 में घोषित किया गया है कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन क्या, कौन से नए राज्य हैं? विदेशी राज्य का गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। अच्छा, मतलब एक अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत हम जो काम कर रहे हैं, अनुच्छेद 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना या अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी मौजूदा राज्य की सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 के तहत, ये काम जो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये संविधान संशोधन कैसा होगा? सामान्य बहुमत द्वारा ही हो सकता है, ऐसी बात अनुच्छेद 4 में कही गई है। देखिए ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता, कोई विशेष मतलब जो है बहुमत की जरूरत नहीं है, सामान्य बहुमत के द्वारा संसद ऐसा कर सकती है। ऐसा राइट दिया है किसको? संसद को। अब देखो जो संविधान को बनाने वाले हैं उन्होंने विशेष बहुमत के द्वारा ये चीज़ नहीं कही, सामान्य बहुमत के द्वारा ऐसा कर सकते हो, ऐसा कहा। और इसमें भी कहीं ना कहीं उनकी रीज़न है, कहीं ना कहीं उनकी वो है, दूरदर्शिता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे चारों आर्टिकल हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 1,
भारत या इंडिया की बात कही गई है। भारत का जो राज्यों का संघ कहा गया है, दैट इज राज्यों का कोई एग्रीमेंट नहीं है राज्यों के बीच में, साथ ही राज्यों का संघ है, दैट इज उसकी जो राजनीतिक जो राज पद्धति है उसके बारे में पता लगता है। और भारत के 2 नाम हैं, इंडिया भारत, या अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 2 के तहत विदेशी राज्य को भारतीय संसद भारत में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत मौजूदा भारतीय राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि ये जो अनुच्छेद 2 या 3 के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद 2 या 3 में जो कही गई बातों को अमल में लाने के लिए भारतीय संविधान में जो भी संशोधन किया जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जाएगा, दैट इज वो साधारण बहुमत से किया जा सकेगा। अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो संशोधन है, ये वाली बात कही। फिर इसमें जो है आगे फिर और भी चीज़ें फिर बाद में कही गई हैं, ठीक है। अब इनमें जो है ज़्यादा वो नहीं है। अब देखो, भारत बांग्लादेश की लगभग इतने किलोमीटर लंबी ज़मीनी साझा, भारत पूर्वी पाकिस्तान ज़मीनी, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इन्हें आप अपने देख सकते हैं। मैं वैसे इसकी जो है जो इसकी डिस्क्रिप्शन वाली जो वो है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं भेज दूंगा जिसमें आप PDF को पढ़ सकते हो, लिंक डाल दूँगा इसमें। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव देखो किस तरीके से हुआ। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक आयोग की 2 श्रेणियाँ थीं, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत थी, ठीक है। उनके बारे में नीचे दे रखा। देखो 1950 में जो हमारे भारतीय क्षेत्र थे वो कौन कौन से हैं ये हमें बताया। देखो 1950 में 4 तरह के भारतीय राज्य थे। देखो भाग क में है, ये हमारा भाग क दे रखा है। भाग क में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। संयुक्त प्रांत को तब संयुक्त प्रांत बोलते थे, आज का उत्तर प्रदेश है। भाग ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, MP, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, मध्य प्रदेश। भाग सी में या भाग ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और भाग घ में या भाग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से 1950 में था। फिर देखो ये धर आयोग और JVP आयोग है। धर आयोग ने अपनी कुछ बातें कही हैं। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशेष रूप से अस्थायी व्यवस्था थी, मतलब देशी रियासत में भारत में एकीकरण विशेष रूप से अस्थायी थी, ठीक है। दक्षिण भाग उठने लगी राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। 1948 में भारत सरकार ने धर आयोग बनाया, मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों को संबंधित। और आपको पता ही है फिर आगे चल के वो जो तुम्हारे वो करके है कौन सा आयोग बनाया है, भाषा के आधार पर बनाने के लिए बनाया था, फजल अली आयोग। हाँ, फिर फजल अली आयोग बनाया, बहुत ही फेमस है भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो हमारा प्रदेश बना है वो कौन सा, आंध्र प्रदेश है, आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होगी। तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र भाषा का तो राज्य बनने की मांग उठने लगी। इस कारण भारत सरकार को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हमें फजल अली आयोग भी बोलते हैं, 1953 में बनाना पड़ा। इसके 2 अन्य सदस्य थे, पड़क्कर और कुंजरू। ये भी पूछा जाता है फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, 3 थे, फजल अली, पड़क्कर और कुंजरू, ठीक है। इन्हीं के आधार पर फिर जो है देश में कई राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया। भाषा के आधार पर पहला कौन सा था, आंध्र प्रदेश है। तो ये सारी चीज़ें 1956 में भारतीय क्षेत्र देखो ये इस तरह से दे रखे हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, MP, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 1956 में अंडमान निकोबार, हाँ ये तो राज्य हैं। और ये संघ शासित राज्य अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इस तरीके से। तो इस तरीके से है। और देखो 1966, हाँ ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से प्रदेश कब कब बने। 1956 के बाद बनाए गए जो नए राज्य हैं ये पूछ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए, मैं अपना जो इसका लिंक भेज दूंगा PDF का, उसमें आप पढ़ सकते हैं। जैसे 1956 के बाद बनाए गए राज्य देखो, ये महाराष्ट्र, गुजरात है। 1960 में बनाया द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 अलग अलग करके महाराष्ट्र, गुजरात बना दिया। ऐसी दादर नगर हवेली 1954 में। गोवा दमन दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा। गोवा दमन दीव बताया ना, गोवा दमन दीव पुर्तगालियों का मतलब पुर्तगालियों का वहाँ पर प्रशासन चलता था। देश के आज़ाद होने के बावजूद देखो, ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है बहुत। 1947 में देश आज़ाद हो गया, इसके बावजूद 1947 से 1960 तक 1961 तक ये गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगाली राज करते हैं। तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए, फिर गोवा दमन द्वीप से पुलिस कार्रवाई के द्वारा इनको हटाया गया और भारत में संघ शासित राज्य के तौर पर ना शामिल किया गया। 1987 में फिर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1962 में शामिल किया गोवा को भारत में, गोवा दमन दीव को, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया। इसी तरह दमन दीव को पृथक केंद्र शासित राज्य, पुडुचेरी को, मतलब कौन कौन से 1956 के बाद कौन कौन से नए राज्य बने हैं, कौन कौन से नए
केंद्र शासित राज्य बने, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नागालैंड में 1963 में, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के बारे में है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में बने हैं। सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का शाही राज्य था, जहाँ चोग्याल का शासन था। तो इस तरीके से बता रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कब कौन सा प्रदेश बना 1956 में। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 1987। भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल और गोवा शामिल हुए 1987 में। अच्छा, राज्य के रूप में आया 1900। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये सब हमें पता है, ये सन 2000 में बने हैं। तेलंगाना 2014 में बना है, किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के कौन सा 1956 के बाद कौन कौन से प्रदेश बने हैं वो ईयर पूछ लेते हैं। ठीक है, यूटी कौन कौन सी बनी है ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अनुच्छेद 1 में संघ और संघ के क्षेत्र का नाम है। संघ के क्षेत्र का नाम क्या है? भारत और इंडिया। और उसकी प्रकृति बताइए, राज्यों और संघ है। दूसरे में क्या? नए राज्यों का जो दूसरा जो हमारा आर्टिकल है उसमें क्या, किसी विदेशी राज्य को भारतीय संसद शामिल कर सकती है, ये है। किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल जो किया गया है अनुच्छेद 2 के तहत, वो कोई कभी उस पर अमल किया गया? ये सिक्किम में विदेशी क्षेत्र था, उसे भारत में शामिल किया। गोवा वगैरह को जो भारत में शामिल किया 2 के तहत नहीं है जिक्र। गोवा तो पहले से भारत का था, बाद में ये पुर्तगाली वगैरह आए। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 में क्या है? मौजूदा भारतीय राज्यों की सीमा में पड़ता, नाम पड़ता। और अनुच्छेद 4 में क्या है कि अनुच्छेद 2 या 3 को अमल में लाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 में कही गई बातों पर अमल लाने के लिए हम साधारण बहुमत से कर सकेंगे, ऐसा अनुच्छेद 4। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा ये संघ और उसका जो संघ शासित जो क्षेत्र है ये हमारा ये हो जाता है। संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, 4 आर्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ इसमें आपको समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।